फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1861 में, बी ऑप्शन है 1862 में, सी ऑप्शन है 1860 में, डी ऑप्शन है 1870 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1881 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 1881 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, बी ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है कृषक वर्ग का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान का धारा 21 का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि जो संविधान का जो 21 धारा है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है खनिज संरक्षण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मेघालय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1960 के दशक में, सी ऑप्शन है 1970 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते
हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है गया की, बी ऑप्शन है पटना की, सी ऑप्शन है शिवहर की, डी ऑप्शन है नालंदा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शिवहर है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है दिल्ली को, बी ऑप्शन है पटना को, सी ऑप्शन है बेंगलुरु को, डी ऑप्शन है मुंबई को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन वित्त का साधन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है व्यापारी, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्त का साधन है। तो जो व्यवसायिक बैंक है ये क्या है, वित्त का साधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। ए ऑप्शन है धात्विक, बी ऑप्शन है अधात्विक, सी ऑप्शन है परमाणु, डी ऑप्शन है ईंधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। तो जो पैराइट है ये धात्विक खनिज है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है यहाँ पे 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। 20 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है एड्स में, सी ऑप्शन है कैंसर में, डी ऑप्शन है टीबी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है 5 kg, बी ऑप्शन है 15 kg, सी ऑप्शन है 10 kg, डी ऑप्शन है 20 kg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की खाद कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है बरौनी में, डी ऑप्शन है जमशेदपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के क्रांति में लाई गई क्रांति कौन सी है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाल क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्ण नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया, तो गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था, तो जो तिनकठिया प्रणाली होता था ये किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो कांजीरंगा है ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ए ऑप्शन है बारदोली,
बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग से, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा यहाँ पे देखिए जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। केरल में नारियल सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, ये पहले ही बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक जो है ये किस क्षेत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है, तो जो बैंक है ये किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न की कोयला किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो कोयला है ये कैसा संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन है दीपक, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44
नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है भाईचारे पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति होती है ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत, यहाँ पे देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न की जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है वियतनाम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो किस देश को दो भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को दो भागों में बांटा गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट में, बी ऑप्शन है रोम में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न की सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो 2006 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मानसीराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मानसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। तो इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और इसमें से याद, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। इसका पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।